नमस्कार साथियों, मन कर रहा है एक बार आपको फिर सबको बोल दो हैप्पी दिवाली। भाई दिवाली के पूरे हफ्ते हैप्पी दिवाली चलती है, तो आप सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को एक बार फिर हैप्पी दिवाली। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, कल से शुरू हो गया था मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। और इस मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में हमने कल दिशा ज्ञान और रैंकिंग टेस्ट इसके बारे में सीखा। आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सीखेंगे। आज वो चैप्टर सीखेंगे जिनके क्वेश्चंस लगभग हर बार आ रहे हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, जैसे ब्लड रिलेशन है। इन चैप्टर्स को आज हम चर्चा करेंगे और आज के इस क्लास में रीजनिंग के कुछ चीज़ें सीखेंगे, कुछ ट्रिक्स भी सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। पर उससे पहले आपको सभी को मैं याद दिला दूं, दिवाली ऑफर। मेरे प्यारे बच्चों, 24 अक्टूबर तक ही है ये दिवाली ऑफर। अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। जिन लोगों ने अभी तक कोर्स नहीं खरीदा है वो उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिए और यूजीसी नेट के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर पाइए 90% तक की छूट। इसके अलावा 13% की एक्स्ट्रा छूट UC13 कोड डालने पर। और ये ध्यान रहे कि इन कोर्सेज की वैलिडिटी एग्जाम तक मिलेगी और साथ ही साथ फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस वापस मिलेगी इन कोर्सेज की जो आपने दिवाली ऑफर में लिए। इसके अलावा दोस्तों, हमारा MCQ बैच शुरू होने वाला है 1-2 दिन में, तो उसको तुरंत आप ले लीजिए। MCQ बैच जो एक पूरे कंप्लीट कोर्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बहाने पूरा कंप्लीट कोर्स PYQs और MCQs और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसमें अगर आप ओनली पेपर 1 लेते हैं तो स्टैंडर्ड 800 और प्राइम 1200 है। अगर आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड लेते हैं तो स्टैंडर्ड 1500 और प्राइम 2100 है। इसमें 4 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, ज्योग्राफी, इंग्लिश, कॉमर्स और पॉलिटिकल साइंस। ओनली पेपर 1 लेना चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा, और दोनों कंबाइंड लेना चाहेंगे पेपर 1 प्लस पेपर 2, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस। अगर ये 4 सब्जेक्ट में से कोई आपका सब्जेक्ट है तब तो आप डबल वाला लीजिए, पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड लीजिए, सस्ता पड़ रहा है और फायदा ज़्यादा है। और अगर आपका सब्जेक्ट इन 4 में से नहीं है, कोई और 5वां सब्जेक्ट है आपका, तो फिर आपको पेपर 1 लेना है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, इस प्राइस के अलावा 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है इसमें, जो UC13 कोड डालेंगे उस पर मिलेगा। इसके अलावा उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर पाएं 90% तक की छूट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बच्चों, आज जो मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं आपके समक्ष, वो है ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध। और चैप्टर शुरू करने से पहले मैं छोटी छोटी चीज़ें कुछ आपको बताऊंगा। रक्त संबंध चैप्टर को समझने के लिए हमको ये समझना है कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं। एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा करके कहा, यह महिला मेरे पिता की पत्नी के पिता के बेटे की बेटी है। अब उस आदमी ने उस महिला से रिश्ता बताने के लिए इतने सारे रिश्तों को बीच में बोला। तो जो बोलने वाला व्यक्ति है, मैं उसको बोलता हूं नरेटर है, वाचक है। और जिसकी ओर वो इशारा कर रहा है वो इंगित व्यक्ति है, पॉइंटर है। तो नरेटर पॉइंटर रिलेशन हो गया, वाचक इंगित संबंध हो गया। और वाचक इंगित संबंध का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें एक बोलने वाला होता है जो रिश्ते बता रहा है, और एक वो व्यक्ति होता है जिसकी ओर वो इशारा करके ये रिश्ते बता रहा है। तो वाचक और इंगित संबंध आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें भाषा इतनी ज्यादा ऐसे घुमावदार आती है कि आपको उस भाषा से उस रिश्ते को पहचानना है। तो इसका तरीका क्या है, उसके लिए हम एक चीज सीखेंगे आज। हम पारिवारिक रेखा चित्र बनाते हैं और उस पारिवारिक रेखा चित्र से हम रिश्ते पहचानेंगे, उससे रिश्ता मांगेंगे। मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको छोटे छोटे 4 चिन्ह सिखाऊंगा ताकि आप किसी भी भाषा को सुन करके एक पारिवारिक रेखा चित्र बना सको। और चिन्ह इतने छोटे छोटे होंगे कि आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। जैसे मुझे बनाना है एक रिश्ता अभिभावक और संतान का। अभिभावक मतलब पेरेंट, और संतान यानी बेटा या बेटी, चाइल्ड।
अब चाइल्ड मतलब बेटा या बेटी, पुत्र या पुत्री, और पेरेंट मतलब माता या पिता। तो आप क्या करेंगे, इस रिश्ते को दिखाने के लिए एक सीधी खड़ी रेखा बनाएंगे। अभिभावक संतान रिश्ते को बताने के लिए सीधी खड़ी रेखा, वर्टिकल लाइन। जैसे एग्जाम्पल में मैंने कहा कि राम सुरेश का पुत्र है, तो अब राम पुत्र है तो नीचे बैठेगा, लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ और ऊपर सुरेश को बैठाएंगे। पुत्र है तो चरणों में बैठेगा ना, पिता के सिर पे थोड़ी बैठेगा। आजकल के बेटे पिता के सिर पे बैठते हैं। तो राम सुरेश का पुत्र है तो चरणों में बैठेगा। और फिर लिखा सुधा राम की पुत्री है, तो एक और लाइन खींचो और नीचे सुधा को लिख दो। अब इस लाइन से आप एक और जनरेशन बन गई, और नीचे जनरेशन बना सकते हैं। सुधा का बेटा हरि है, तो सुधा के नीचे एक और लाइन खींच दो और हरि को लिख दो। ऐसे लिख सकते हैं आप। अब आप देखिए राम हरि का कौन है, तो हरि की ये माँ है और मम्मी का पापा नाना होता है, तो राम हरि का नाना है। मैंने आपसे पूछा सुरेश सुधा का कौन है, तो सुरेश सुधा का पापा, पापा का पापा यानी दादा हो गया। तो देखिए इस एक लाइन से दादा, नाना, पापा, मम्मी, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नाती, नातिन, कुछ भी बना लो, पर नाना, पर दादा। तो बहुत सारी जनरेशन्स का आपका मामला सेट हो गया इस एक लाइन से। चलिए ये एक चिन्ह हो गया जो आज आपने मेरे से सीखा। जब मैं ये चिन्ह सिखा रहा था एक दिन, बहुत पुरानी बात है, जब मैं ये चिन्ह बना रहा था तो मैंने पाया कि एग्जामिनर हमेशा ये राम, सुधा, अलका, महेश नहीं बोलता। यानी नाम से पता चल रहा है कौन पुरुष है कौन महिला है। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन में देता है ए बी का पापा है और बी ए की बेटी है। अब अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया ए और नीचे लाइन खींच के लिख दिया बी, और अगली लाइन पढ़ने चले गए आप, तो आप 2-3 लाइन के बाद जब ये प्रश्न कर रहे होगे बाद में ये भूल जाओगे ये पापा था कि मम्मी थी, ये बेटा था कि बेटी थी। तो यानी जेंडर पता नहीं चल रहा, लिंग का पता नहीं चल रहा, पुरुष महिला का। तो उसके लिए मैंने एक और चिन्ह बनाया, गोला। गोला प्रदर्शित करेगा महिला को, स्त्रीलिंग को। मतलब अगर मुझे किसी को महिला बनाना है तो मैं उस पर गोला लगा दूंगा, उसको साड़ी पहना दूंगा तो महिला बन गई, और बिना साड़ी का है तो पुरुष है। जैसे यहाँ पे लिखा था, मैंने कहा ए बी का पापा है और बी ए का पुत्र है, तो ए और बी पिता पुत्र हैं, तो मैं ए ऊपर लिखूंगा, लाइन खींचूंगा, नीचे पुत्र लिखूंगा और ऐसे लिख दूंगा, ये पुरुष हो गए। लेकिन अगर मुझे लिखना है कि ए बी का पापा है, पिता है, और बी ए की बेटी है, तो मैं बी पर गोला लगा दूंगा। गोला मुझे दिखाता रहेगा कि ये महिला है और नीचे बैठी है मतलब संतान है, तो महिला संतान मतलब पुत्री, और ये लाइन के ऊपर है मतलब पिता हो गया, पुरुष है इसलिए पिता है। अगर मान लीजिए मुझे बताना है कि ए और बी माँ बेटे हैं, तो मैं लाइन खींचूंगा और ए पे गोला लगा दूंगा, तो ये माँ हो गई, ये बेटा हो गया। अगर मान लीजिए मुझे बनाना है कि ए और बी माँ बेटी हैं, तो मैं दोनों पे गोला लगा दूंगा, तो ये माँ बेटी बन गए। तो ये अब मेरे लिए बड़ा ईजी हो गया पुरुष और महिला के लिए कि महिला को अलग करके दिखाना है बस गोला, बाकी तो कुछ नहीं दिखा तो पुरुष ही। तो ये 2 चिन्ह हो गए। तीसरा चिन्ह जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो है प्लस का निशान। प्लस का निशान प्रदर्शित करेगा भाई बहन संबंध को। अब भाई है कि बहन है ये तो गोला बताएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं ये कहना है, किसी लाइन में लिखा है ए और बी भाई भाई हैं, तो मैं बीच में प्लस लगा दूंगा, बस हो गया भाई भाई। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लिखा पी और क्यू भाई तथा बहन है, तो बीच में प्लस लगाऊंगा, पी भाई है क्यू बहन है, तो गोला लगा दूंगा। मान लीजिए लिखा ए और बी बहन भाई हैं, तो बीच में प्लस लगाऊंगा, ये बहन है ये भाई है। और मान लीजिए लिखा होगा सी और डी 2 बहनें हैं, तो बीच में प्लस लगाऊंगा और दोनों पे गोला लगा दूंगा, दोनों बहनें हो गई, ये लीजिए। तो ये तीसरा चिन्ह था आपका प्लस का निशान, जो भाई बहन संबंध को बताएगा। और चौथा चिन्ह जो मैं आज आपको सिखाऊंगा वो है तीर का निशान। तीर का निशान प्रदर्शित करेगा पति पत्नी संबंध को। जैसे मैं कहना चाहता हूं ए बी का पति है, ए बी का पति है, ये कहना चाहता हूं।
तो मैं क्या करूँगा, ए और बी के बीच में तीर का निशान लगाऊंगा। और पति कौन है, ए है, तो बी पत्नी हो गई, पत्नी है तो साड़ी पहना दूंगा, तो ये पत्नी बन गई, ए बी का पति है। मान लीजिए लिखा है सी डी की पत्नी है, तो सी और डी के बीच में तीर का निशान और पत्नी सी है, तो गोला सी के लग जाएगा, तो सी पत्नी और वो पति हो गया। आज आपने मेरे से 4 चिन्ह सीखे। पहला चिन्ह सीखा सीधी खड़ी रेखा, दूसरा सीखा गोला स्त्रीलिंग, ये अभिभावक संतान, प्लस का निशान भाई बहन और तीर का निशान पति पत्नी। आप ये देखेंगे इन 4 चिन्हों से मैं दुनिया का कोई भी रिश्ता बना लूँगा। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक्स वाई की बहन है, तो एक्स बहन है किसकी, वाई की। यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक्स वाई की बहन है तो बहन एक्स है, वाई कौन है, भाई की बहन, पता नहीं, अभी नहीं पता, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है। तो अगर आपको किसी के बारे में पता नहीं हो तो उसके नीचे आप ऐसे एक डबल लाइन खींच देना, छोटा सा एक निशान लगा देना। ये याद दिलाएगा हमेशा आपको कि अभी आपको पता नहीं है वाई पुरुष है कि महिला है, इससे गलती नहीं होगी। फिर अगला क्वेश्चन कहता है जेड वाई की माता है। अब जेड वाई की माता है तो एक लाइन ऊपर खींच के जेड लिख के गोला लगा दूंगा, तो ये माता बन गई, और वाई की माता है तो एक्स की भी माता है। यू जेड का पिता है, अब यू जेड का पिता है तो यू और ऊपर आ जाएगा, और वी यू की माता है तो यू की भी माता है तो यू के और ऊपर आ जाएगी, और एक और लाइन खींची और वी लिख दिया। एक दो तीन जनरेशन, 4 जनरेशन बन गई। बताइए एक्स का यू से क्या संबंध है, तो एक्स का यू से, यू की बेटी है, यानी एक्स जो है वो उसका यू से संबंध हो गया कि वो उसकी बेटी की बेटी है, यानी नातिन है, तो नातिन आंसर। बेटी की बेटी नातिन होती है, बेटे का बेटा पोता, पोता पोती नाती नातिन, बेटे के बच्चे पोता पोती और बेटी के बच्चे नाती नातिन, जिसको अब दोहिता दोहिती बोलते हैं, हिंदी में उसका नाम है नाती और नातिन। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक वाचक इंगित संबंध का क्वेश्चन करवाता हूं आपसे, जरा ये देखिएगा। क्वेश्चन है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा, इसका मतलब वाचक निर्मल हो गया, महिला जिसकी ओर इशारा कर रहा है वह मेरी पत्नी। अब मैं जब चित्र बनाऊंगा ना, जब मैं पारिवारिक रेखा चित्र बनाऊंगा तो मैं एक साथ पूरी लाइन नहीं पढ़ूंगा, मैं एक बार में एक रिश्ता पढ़ूंगा। मेरी पत्नी, किसकी पत्नी, निर्मल की, तो सबसे पहले निर्मल की पत्नी बनाता हूं। अच्छा, नाम तो दे नहीं रखा पत्नी का, तो ABCD कुछ भी नाम रख देते हैं, ये नाम रख दिया ए और गोला लगा दिया, तो निर्मल की पत्नी बन गई। मेरी पत्नी के दादा, अब दादा कौन होता है, पापा का पापा, तो ए का पापा बनाओ, नाम दे दो बी, और बी का पापा बनाओ, नाम दे दो सी, तो बन गया दादा। ए के पापा का पापा यानी पापा का पापा तो दादा होता है, तो पत्नी का दादा बना दिया। मेरा पेन अब सी पे आ गया कि एकमात्र संतान, अब सी की एकमात्र संतान कौन हुई, बी हुई, तो मेरा पेन बी पे आ गया। सी की एकमात्र संतान बी हो गई, तो बी की पुत्री कौन है, ए। तो ये वही महिला ही हो गई जिसके बारे में निर्मल बात कर रहा है, जिसकी ओर इशारा करके बात कर रहा है वही महिला हो गई। तो ये कौन हो गई, निर्मल की पत्नी हो गई। तो पूछ रहा है महिला का निर्मल से क्या संबंध है, पत्नी है, वाइफ है। तो बच्चों, रक्त संबंध जो चैप्टर है जो मैं आपको करवा रहा हूं, इस चैप्टर में सबसे मजेदार चीज ये है कि आप एक बार में एक रिश्ता पढ़ करके और उसका जब चित्र बनाएंगे और पारिवारिक रेखा चित्र बना करके फिर आप उससे प्रश्न मांगेंगे कि भाई बता क्या रिश्ता है, तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को करने का एक छोटा सा तरीका मैंने आपको सिखाया। चलिए एक और हो जाए इसी बात पे।
अब ये क्वेश्चन जरा देखते हैं। P, Q, R, S, T, U और V एक परिवार के सदस्य हैं। इनमें 4 वयस्क हैं और 3 बच्चे हैं। तो हमारे पास 7 लोग हो गए। 4 वयस्क हैं और 3 बच्चे हैं। इनमें से 2 U और V लड़कियां हैं। तो अब पता चल गया कि U भी लड़की है और V भी लड़की है। P और S भाई हैं। तो चलिए साहब, P और S दोनों भाई हैं तो P + S लिख दो। और P एक डॉक्टर है तो P के नीचे डॉक्टर लिख देता हूं। T एक इंजीनियर है जो भाइयों में से किसी एक से विवाहित है और उसके 2 बच्चे हैं। इसका मतलब T इन दोनों में से किसी एक की वाइफ है, या तो P की वाइफ है या S की वाइफ है, और उनके 2 बच्चे हैं। तो देखिए 4 जने आ चुके, 2 ये, एक इनमें से इनकी वाइफ है, 3 और 2 उनके बच्चे हैं, 5 जने हो गए। अभी 2 बचे हैं परिवार में। अब आगे देखना जरा, Q S से विवाहित है। अब देखिए इससे ये कंफर्म हो गया कि Q तो S की पत्नी है, तो फिर P की पत्नी कौन हुई? T हो गई। और T कौन है? इंजीनियर है, और इनके 2 बच्चे हैं। प्लस लगा के 2 बच्चे लिख दिए। अभी मुझे पता नहीं है लड़का है कि लड़की है, कौन है, मैसेज उस निशान लगा दिया। 2 बच्चे इनके। Q S से विवाहित है और V उनकी संतान है। अब इनकी संतान V है। तो एक बात बताओ, ये 4 वयस्क तो आ चुके हैं हमारे पास, तो अब जो बाकी 3 बचे वो बच्चे ही बचे। U V, एक तो U इसकी संतान हो गई जो लड़की है, और एक R बच गया। और क्योंकि 3 संतानें और 2 ही लड़कियां हैं तो R लड़का हो गया। तो R U और V 3 बच्चे हो गए। R और U P की संतानें हो गई और V S की संतान है, S और Q की। क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो गया। अब जो मर्जी पूछ लो। वो पूछ रहा बताइए R कौन है, तो R जो है वो P का पुत्र है। ये रहा आंसर। तो देखिए कितना इजी हो गया। तो बच्चों इस तरह से हम जब पारिवारिक रेखा चित्र बनाते हैं तो पारिवारिक रेखा चित्र बनाने से आपके पास भाषा को चित्रित करने से बहुत इजी हो जाता है, रिश्ता क्लियरली दिखने लग जाता है। और पारिवारिक रेखा चित्र बनाने का फायदा मिलता है कि आप भाषा की जो घुमाव है उसको आराम से एक रेखा चित्र में बदल करके और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये था आपका ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट और ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस। कंसेप्ट क्लियर करके क्वेश्चंस करते हैं तो ज़्यादा आसानी से होते हैं। चलिए अब कुछ अलग हटके चलते हैं, एक और चैप्टर की बात करते हैं। हम बात करते हैं एक और चैप्टर की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर बार हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन इसका आता है, एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है। कोडिंग डिकोडिंग है किस बारे में, पहले तो ये समझना है। कोडिंग डिकोडिंग में आपको एक शब्द दिया जाएगा और उसका कोड दिया जाएगा, और उस कोड को समझ करके आपको एक और शब्द का वैसे ही कोड पर दूसरे शब्द का कोड निकालना है। अब ये जो कोड बनते हैं ये बनते कैसे? ये कोड बनते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट जो A से Z तक है उस पर। और उसमें क्या चीज़ें देखते हैं? 2 चीज़ें। पहली, उस अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट के जो ऑर्डर्स हैं, क्रम है, जैसे A 1 नंबर पे है, Z 26 नंबर पे, B 2 नंबर पे है, Y 25 नंबर पे। इस तरह से ये जो ऑर्डर होते हैं, एक तो ऑर्डर पे बनता है क्वेश्चन, और दूसरा बनता है विलोम जोड़े पर। विलोम जोड़ा, ऑपोजिट पेयर। ऑपोजिट पेयर कैसे? ये जो 26 अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के A से Z तक, इन 26 अक्षरों की पेयरिंग होती है। A और Z की पेयरिंग, एक सीधा एक उल्टा पेयर बन गया। इधर से पहला, इधर से पहला A और Z, इधर से दूसरा B और Y। इस तरह से 13 जोड़े बनते हैं। इन 13 जोड़ों को कहते हैं विलोम जोड़ा। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपके पास एग्जामिनर जो है वो बहुत वैरायटी से बनाता है क्वेश्चन, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो वो वैरायटी समझ में आती है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूं, देखिएगा जरा।
जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि किसी कोड भाषा में टीचर को VGCEJG और T लिखते हैं। अब इसको क्वेश्चन के कोड को समझने के मैं आज आपको दो रास्ते सिखाऊंगा। पहला रास्ता है आप अक्षर के नीचे उसकी नंबरिंग डाल दो, बड़ा ही आसान रास्ता। T 20 नंबर पे, E 5 नंबर पे, A 1 नंबर पे, C 3 नंबर पे, H 8 नंबर पे, E 5 पे, R 18 पे। एक तरीका तो ये, और ये 22, ये 7, 3, 5, 10, 7 और 20। एक तरीका तो है कि आप इनके नीचे नंबरिंग डाल दो और फिर नंबर से नंबर को चेक करो। ये 20 है, ये 22 है, ये 5 है और ये 7 है, ये 1 और 3, 3 और 5, 8 और 10, 5 और 7, 18, 20। यानी क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, सब जगह +2 हो रहा है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, कोई बच्चा कहता है गुरुजी नंबरिंग एकदम याद नहीं आ पाते, तो क्या करें? ये लो साहब, हटा दो इसको, नंबरिंग याद नहीं आ रही या नंबर से टाइम लग रहा है। तो फिर एक और तरीका है, ABCD बोल लो। जैसे T से V तक बोलो, TUV +2 हो रहा है, EFG +2 हो रहा है, ABC +2 हो रहा है, CDE +2 हो रहा है, HIJ +2 हो रहा है, EFG +2 हो रहा है, RST +2 हो रहा है। और सुनिए, ये नहीं सोचा करो कि 2 4 4 तक पकड़ लिया कि हाँ +2 हो रहा है तो छोड़ दो, आगे का छोड़ दो। कई बार गड़बड़ भी होती है, पहले 4 में +2 हो रहा होता है, अगले 4 में -2 हो रहा होता है और आप देखते ही नहीं उसको। आप शुरू के 2 4 देखते हो और छोड़ देते हो बाद में, और ऑप्शन पे चले जाते हो और वहीं गड़बड़ हो जाती है। ये भी ध्यान रखना, कोडिंग डिकोडिंग में लास्ट तक चेक करना हर क्वेश्चन में। कोडिंग डिकोडिंग में बीच में छोड़ना नहीं होता। तो अब इसी नियम को हम लगाते हैं इसमें चिल्ड्रन में। अब चिल्ड्रन में +2 करेंगे, C का +2 करें, CDE तो E, H का +2 करें, HIJ, IJK, LMN, DEF, RST, EFG, NOP तो EJKN FT GP, EJKN FT GP, ये आंसर। आया समझ में बच्चों? अब ये तो हो गया शब्द का जो अक्षर है, अक्षर के बदले अक्षर दिया होता है, कई बार अक्षर के बदले संख्या दी हुई होती। अब ऐसा क्वेश्चन को कैसे करें? मैं आपको उसका भी उदाहरण देता हूं। अब अक्षर के बदले संख्या का क्वेश्चन है मान लीजिए कोई, तो इसको कैसे करें जरा देखिएगा। A बराबर 2 दे रखा है, M बराबर 26 दे रखा है। A का नंबर क्या है? 1। A का नंबर 1 है और 1 का डबल 2। M का नंबर 13 है और 13 का डबल 26, मतलब नंबर के डबल हो रहा है। तो हमारे पास क्या पूछा? BET पूछा। B का नंबर है 2, E का नंबर ABCDE 5, 5वां नंबर है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ सेकंड्स लगेंगे बस, नंबर रटने की जरूरत नहीं है। ABCD बोल के फट से नंबर निकाल लो। T20। अच्छा, कुछ तो मजेदार बात ये भी है कि कुछ अक्षरों का तो ऐसा हो जाएगा कि जहां आपने 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, नंबरिंग याद हो जाते हैं। तीनों को जोड़ना जरा, 2 और 5 7, 7 और 20 27, तो जोड़ 27 आ गया, 27 का डबल कर दो, कितना हो गया? 54। क्योंकि ये डबल कर रहा है इसलिए हमने भी डबल कर दिया, तो आंसर आ गया 54। ये लीजिए, कितना इजी हो गया देखिए। तो अक्षर के बदले अक्षर मिले या अक्षर के बदले संख्या मिले, संख्या भी मिल सकती है अक्षर के बदले। एग्जामिनर कोडिंग डिकोडिंग में वैरायटी बहुत बना सकता है, क्रिएटिविटी से वो क्वेश्चन की बहुत वैरायटी बना सकता है। तो आपको प्रैक्टिस से ही उस वैरायटी को आपको समझ पाएंगे। प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के लिए ही मैं आपको कह रहा हूँ वो बैच लेने के लिए, कि वो जो प्रैक्टिस बैच है वो बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करवा देगा बैच आपकी। अब एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें वाक्य का कोड दे रखा होता है,
कोई वाक्य दे रखे होते हैं, उनके कोड होते हैं। जैसे वाक्य के कोड से पहले मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने करा रहा हूं, जिसमें एक श्रृंखला दे रखी होती है। जैसे कुक को बटलर कहते हैं, बटलर को मैनेजर कहते हैं, मैनेजर को शिक्षक कहते हैं, शिक्षक को क्लर्क कहते हैं। तो बताइए, क्लर्क को प्रिंसिपल कहते हैं। बताइए कक्षा में कौन पढ़ाएगा? अब कक्षा में कौन पढ़ाएगा? कक्षा में पढ़ाता है शिक्षक, और शिक्षक को क्या कहते हैं? क्लर्क कहते हैं। तो इसका मतलब आंसर क्लर्क हो गया। ये रहा आंसर। तो दोस्तों इस तरह से अब आप क्वेश्चन को जब करते हैं तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया कि सिर्फ एक श्रृंखला दे रखी है, किसी भी एक शब्द का पूछा तो उसका कोड वहीं से उठा लिया। टीचर पढ़ाएगा और टीचर को क्या कहते हैं? क्लर्क कहते हैं। क्लर्क आंसर। अब मैं जो बात कर रहा था आपसे कि वाक्य दे रखे होते हैं और वाक्य का कोड कैसे निकालते हैं, अब मैं उसका एक आपको उदाहरण दिखाता हूं। इसमें क्या होता है कि एक वाक्य दे रखा होता है और उसका कोड दे रखा होता है, फिर एक दूसरा वाक्य, फिर उसका कोड, फिर एक तीसरा वाक्य, फिर उसका कोड, और फिर पूछते हैं किसी शब्द का कोड उसमें से, वाक्य में से। तो ये बात समझिए कि वाक्य का कोड है तो ये मतलब नहीं है कि वाक्य के अंदर मान लो 3 शब्द है तो कोड भी उसी सीक्वेंस में, नहीं, सीक्वेंस उल्टी सीधी होती है। तो फिर पहचाने कैसे? कॉमन शब्द, कोई भी एक कॉमन शब्द होगा 2 वाक्यों में और कोड भी कॉमन होगा, वहां से छांटेंगे। जैसे जरा देखिएगा, हमारे पास एक वाक्य है सन शाइन ब्राइटली, ये एक वाक्य है और इसका कोड दे रखा है, क्या दे रखा है? बा लो सुल, बा लो सुल। फिर लिखा है हाउसेज आर ब्राइटली लिट, हाउसेज आर ब्राइटली लिट, और इसका कोड क्या दे रखा है? काडो उला, काडो उला अरीबा। फिर तीसरा लिखा है लाइट कम्स फ्रॉम सन, इसका कोड दे रखा है डोपी कुपलो, दो पी कुप लो और नरो। अब आपसे पूछा कि ब्राइटली और सन का कोड बता दो। अब आप ध्यान से देखिए इसमें तो पाएंगे कि सन शब्द इसमें भी है और सन शब्द इस वाक्य में भी है। दिख रहा है? दोनों वाक्यों में सन शब्द दिख रहा है आप लोगों को। तो अगर 2 वाक्यों में सेम शब्द है तो उन दोनों के जो कोड होंगे उनमें भी कोई एक कोड तो सेम होगा। देखो जरा कौन सा कोड सेम है? ये रहा सेम, लो। इसका मतलब सन का कोड लो हो गया, ये पक्का हो गया। और लो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और देखते हैं अब उसने क्या पूछा। अगला उसने पूछा ब्राइटली। अब आप देखिए ब्राइटली इसमें भी है शब्द और ब्राइटली शब्द इसमें भी कॉमन है ना? दोनों वाक्यों में ब्राइटली शब्द कॉमन। तो इसका कोड क्या कॉमन है? बी ए बा। इसका मतलब ब्राइटली का कोड बा हो गया। तो लो और बा ये आंसर हो गया। ये रहा आंसर, लो बा। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में देखिए क्वेश्चन एग्जामिनर शब्द अक्षर के बदले अक्षर बनाए, अक्षर के बदले संख्या बनाए, या श्रृंखला दे, या इस तरह के वाक्य दे, कैसा भी दे सकता है। कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन का बनाने का उसका घुमाव कैसा भी हो सकता है।
तो इसकी प्रैक्टिस हम बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से हम करते हैं बैच में। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको बैच लेने में फ़ायदा, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। दिवाली की छुट्टियों का माहौल चल रहा है, दिवाली का त्यौहार भी चल रहा है। त्यौहार मनाइए लेकिन साथ में पढ़ाई भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम 5 बजे। धन्यवाद।